कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बहुत ही कमजोर और मामूली सा डिसाइपल जिसका नाम लिंजी है, वो अपने एक सीनियर भाई से बहस कर रहा होता है। लिंजी बहुत ही गुस्से और मायूसी में कहता है, सीनियर भाई, ये क्या बात हुई? क्या रूल के हिसाब से मुझे 3 स्पिरिट स्टोन नहीं मिलने चाहिए थे? फिर आप मुझे सिर्फ 2 ही क्यों दे रहे हैं? उसकी आवाज में एक दर्द होता है क्योंकि वो एक बहुत ही निचले दर्जे का डिसाइपल है और एक एक स्पिरिट स्टोन उसके लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन वो सीनियर भाई बड़ी ही बेइज्जती करते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। वो लिंजी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट हजारों सालों में मिलने वाला सबसे बकवास और बेकार रूट है। तुम मुझसे रूल्स की बात करोगे? पिछले 10 सालों से तुम सिर्फ QI रिफाइनिंग के तीसरे लेवल पर ही अटके हुए हो। तुम्हें 2 स्पिरिट स्टोन मिल रहे हैं। यही तुम्हारे लिए इस सेक्ट का बहुत बड़ा एहसान है, समझे? लिंजी कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन पर वो सीनियर भाई उसे बीच में ही टोक देता है और एक स्पिरिट स्टोन उसकी तरफ फेंकते हुए चिल्लाता है, ये टोकन एक स्पिरिट स्टोन के बराबर है। इसे चुपचाप उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझे बुरा बर्ताव करते हुए देर नहीं लगेगी। तुम जैसे निचले लोगों को पता ही नहीं होता कि तुम्हारे लिए क्या सही है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही मगरूर और खतरनाक सी लड़की की आवाज गूंजती है। वो कोई और नहीं बल्कि ग्रीन बैम्बू पीक के मास्टर की बेटी है, जिसे सब एक पागल और जालिम औरत के नाम से जानते हैं। वो सीनियर भाई अचानक से डर जाता है और घबराते हुए कहता है, अरे ग्रैंडमा, आप यहाँ कैसे? आज यहाँ क्या करने आई हैं? वो लड़की बहुत ही गुस्से में होती है और कहती है, आज मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब है। जल्दी से मेरे लिए एक इंसान ढूंढो जिसे मैं अपने मुक्कों का निशाना बना सकूं। मुझे एक ह्यूमन पंचिंग बैग चाहिए। सीनियर भाई की जान सूख जाती है। वो घबराकर चारों तरफ देखता है और फिर उसकी नजर बेचारे लिंजी पर पड़ती है। वो फौरन लिंजी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अरे ग्रैंडमा, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। वो जालिम लड़की लिंजी को देखती है और एक भयानक मुस्कान के साथ कहती है, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, मुझे बस अपना गुस्सा निकालना है। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है। लिंजी के साथ बहुत ही बुरा सुलूक किया जाता है। उसे इतनी बुरी तरह पीटा जाता है कि वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है। लिंजी दर्द से कराहते हुए अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत ही खौफनाक है। ये ग्रीन बैम्बू पीक के मास्टर की बेटी है, जिसे सब आसमान की सबसे लाडली बेटी कहते हैं। मैं अभी भी जिंदा हूँ, सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन के लिए जो मेरा हक था। मेरी जान जाते जाते बची है। सच में हम जैसे छोटे और मामूली डिसाइपल्स की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। अचानक लिंजी को एक बहुत ही अजीब सा एहसास होता है। वो देखता है कि उसके आसपास का नजारा बदल चुका है। वो हैरान होकर खुद से कहता है, मैं कहाँ हूँ? फिर उसे अपनी ताकत में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस होता है। वो हैरानी से चिल्ला उठता है, अरे मैं तो QI रिफाइनिंग के 4थे लेवल पर पहुंच गया। नहीं, रुको, 6ठा लेवल। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। वो देखता है कि एक सुनहरी रोशनी जो पहले वहाँ थी, वो अब गायब हो चुकी है और उसकी जगह 5 अलग अलग रंगों वाली स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही आराम से उसके शरीर के अंदर बह रही है। वो इस एनर्जी को महसूस करते हुए सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने ये सारी एनर्जी अपने अंदर सोख ली है? अगर ऐसा है तो इस एनर्जी को जज्ब करने से मेरी कल्टीवेशन तो आसमान छूने लगेगी। लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी है, मैं और ज्यादा सुनहरी रोशनी कैसे इकट्ठा कर सकता हूँ? तभी उसे कुछ लोगों के कदमों की आवाज आती है। वो फौरन अलर्ट हो जाता है, अरे नहीं, कोई आ रहा है। कुछ डिसाइपल्स वहाँ से गुजर रहे होते हैं और वो जमीन पर पड़े एक शख्स को देखते हैं। एक डिसाइपल कहता है, देखो वहाँ कोई पड़ा हुआ है। दूसरा डिसाइपल उसे डांटते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ है? वो वही लड़का है जिसे सीनियर सिस्टर चेन ने पीटा था। तुम्हें पता है ना, सीनियर सिस्टर चेन QI रिफाइनिंग के 12वें लेवल पर हैं और उनके पिता ग्रीन बैम्बू पीक के मास्टर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल आखिरी और सबसे ताकतवर लेवल पर हैं। क्या तुम उस पागल औरत के शिकार को छूने की हिम्मत करोगे? तुम बस इंतजार करो और देखो। लिंजी ये सब चुपचाप सुन रहा होता है। वो समझ जाता है कि वो पागल औरत बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है। लिंजी मन ही मन फैसला करता है, मुझे बहुत जल्दी अपनी ताकत बढ़ानी होगी। लेकिन एक और मसला है, मेरी कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ी है। मुझे इसे छिपाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लिंजी हालात का जायजा लेता है। वो सोचता है, ज्यादातर छोटे डिसाइपल्स की कल्टीवेशन QI रिफाइनिंग के 5वें लेवल से नीचे ही होती है, इसलिए वो मेरी असली ताकत नहीं देख पाएंगे। लेकिन वो जालिम झाओ योचाई QI रिफाइनिंग के 8वें लेवल पर है। मैं अभी उसके सामने नहीं जा सकता, वरना वो मुझे पकड़ लेगा। मुझे जल्दी से कोई प्लान सोचना होगा। लिंजी तय करता है कि उसे सेक्ट से बाहर जाना होगा। वो कहता है, मुझे गुओदा के पास जाना होगा। वो डिप्टी स्टीवॉर्ड है और QI रिफाइनिंग के 5वें लेवल पर है। मुझे बाहर जाने के लिए कोई बहाना चाहिए। वो गुओदा के दरवाजे पर पहुंचता है और आवाज लगाता है, कौन है अंदर? स्टीवॉर्ड सीनियर भाई, मैं लिंजी हूँ। मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। अंदर से एक भारी और नींद में डूबी हुई आवाज आती है, क्या बात है? जल्दी बोलो, मेरी नींद खराब मत करो। लिंजी बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए कहता है,
सीनियर भाई स्टीवर्ड, मुझे दवा लेने के लिए पहाड़ से नीचे जाना होगा, वरना मैं अब और जिंदा नहीं बच पाऊंगा। गुओदा बाहर आता है और लिंजी की बुरी हालत देखकर थोड़ा पीछे हटता है। अरे लड़के, थोड़ा दूर रहो, तुमने तो मेरे ऊपर खून ही थूक दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो। क्या बुरी किस्मत है मेरी। लिंजी राहत की सांस लेता है और कहता है, आपका बहुत शुक्रिया सीनियर भाई स्टीवर्ड। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लिंजी पहाड़ से नीचे उतरकर एक बाजार में पहुंचता है। वो एक दुकान के सामने रुकता है और सोचता है, ये लिन की दुकान थोड़ी अजीब लग रही है। अच्छा, तो ये बात है, आखिरकार मुझे समझ आ गया। यहाँ पर कल्टीवेशन को छिपाने वाली कोई टेक्निक जरूर मिलनी चाहिए। वो दुकान के अंदर जाता है। दुकानदार उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए दोस्त? क्या हमारी दुकान में कल्टीवेशन छिपाने वाली टेक्निक है? लिंजी अपने फटे पुराने कपड़े देखता है। उसके पास ज्यादा स्पिरिट स्टोन नहीं होते। वो दुकानदार से कहता है, हाँ, मुझे वही चाहिए। आपके पास किस ग्रेड की टेक्निक है? दुकानदार जवाब देता है, ग्रेड तो अलग अलग होते ही हैं। सभी कल्टीवेशन टेक्निक और जादुई चीजों के अलग अलग ग्रेड होते हैं। कल्टीवेशन छिपाने वाली टेक्निक भी लो, मीडियम, हाई और टॉप ग्रेड में आती है। हमारी दुकान में सिर्फ लो और मीडियम ग्रेड ही हैं। और हाई या टॉप ग्रेड की बात करें, खैर, तुम वो वैसे भी नहीं खरीद सकते। लिंजी पूछता है, उनकी कीमत क्या है और उनमें क्या फर्क है? दुकानदार समझाते हुए कहता है, एक लो ग्रेड टेक्निक की कीमत 20 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन है और ये उसी ग्रेड के किसी मीडियम लेवल के कल्टीवेटर को बेवकूफ बना सकती है। और एक मीडियम ग्रेड की कीमत 300 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन है, जो तुमसे एक पूरे दायरे रियलम ऊपर वाले कल्टीवेटर को धोखा दे सकती है। तुम्हें कौन सी चाहिए? लिंजी फिर पूछता है, क्या आपके पास जान बचाने या भागने के लिए कोई सस्ती और काम की चीज है? दुकानदार कहता है, हमारे पास अर्थ एस्केप तावीज, अर्थ एस्केप तालिस्मान है जो 18 स्पिरिट स्टोन के हैं, और एक कागज की गुड़िया वाला तावीज है जो 40 स्पिरिट स्टोन का है। ये गुड़िया वाला तावीज किसी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर के एक जानलेवा हमले को रोक सकता है। लिंजी अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर कहता है, मुझे 2 दे दीजिए, ये रहे 50 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन। सामान लेकर लिंजी बाहर निकलता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि 2 लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो मन में सोचता है, जल्दी करना होगा, 2 लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे अभी सेक्ट वापस नहीं जाना चाहिए। पहले मुझे इस QI रिफाइनिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करनी होगी। पीछा करने वाले दोनों लोग आपस में बात करते हैं। एक कहता है, वो तो एक सराय इन के अंदर चला गया, अगर हम वहां हमला नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? दूसरा जवाब देता है, तो हम इंतजार करेंगे, वो बाहर तो आएगा ही, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन लगेंगे। तुम्हें तो पता ही है कि इन छोटे डिसाइपल्स की मजदूरी कितनी कम होती है। उसने इतने सालों में जो भी स्पिरिट स्टोन बचाए थे, उनसे सिर्फ एक लो लेवल टेक्निक और कुछ तावीज ही खरीद पाया है। सराय के अंदर लिंजी अपनी नई टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू करता है। हम ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकते, वरना वापस जाकर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मुझे जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, मैं इसे आजमा कर देखता हूँ। वो टेक्निक को अपने अंदर खींचता है और खुश होकर कहता है, चौथा लेवल पहले से थोड़ा लंबा है, इससे मुझे नीचे वाले डिसाइपल्स की परेशानी से बचने में मदद मिलेगी और मेरे राज भी छिपे रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि मैं उस Z टैबलेट जड़े टैबलेट वाली जगह को समझूं। इसके लिए दिमागी कंट्रोल की जरूरत होनी चाहिए। वो उस रहस्यमयी Z टैबलेट के अंदर जाता है। वो नोटिस करता है, इस बार वो आभा ऑरा पिछली बार से काफी कमजोर है। ऐसा लगता है कि ये आभा उस 5 रंगों वाली स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखने से बनी थी। पिछली बार मैंने उसे सोख लिया था, लेकिन इस बार वक्त कम था तो ज्यादा एनर्जी नहीं बनी। देखता हूँ कि क्या मैं खुद से इसे सोख सकता हूँ। वो कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उस जगह से बाहर फेंक दिया जाता है। मैं QI रिफाइनिंग के 7वें लेवल के बिल्कुल करीब था और मुझे फिर से बाहर निकाल दिया गया। इस बार मैं अंदर 2 सांसों तक ज्यादा देर रुका था। ऐसा लगता है कि अंदर रुकने का वक्त मेरी कल्टीवेशन के लेवल से जुड़ा हुआ है। वो दोबारा अंदर जाने की कोशिश करता है। मैं फिर से कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं, मैं अंदर नहीं जा पा रहा। इसका एक कूल डाउन टाइम है, मुझे इस पैटर्न को समझना होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। बाहर इंतजार कर रहे दोनों लोग परेशान होने लगते हैं। एक कहता है, 3 दिन हो गए, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? अरे पतले, तुम्हें यकीन है ना कि तुम गलत नहीं हो? पतला आदमी कहता है, नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, थोड़ा सब्र रखो। अंदर लिंजी अपनी कैलकुलेशन कर रहा होता है। मेरे अभी के कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से मैं अंदर 10 सांसों तक रुक सकता हूँ। अगर मैं पूरी 10 सांसें इस्तेमाल कर लूँ तो मुझे बाहर फेंक दिया जाएगा और फिर मुझे एक अगरबत्ती जलने जितने वक्त तक इंतजार करना होगा। लेकिन अगर मैं हर बार 10 सांसों से पहले ही बाहर आ जाऊं तो मैं दोबारा अंदर जा सकता हूं। तो जब तक मैं एक अगरबत्ती जलने के वक्त के अंदर 10 सांसों से ज्यादा नहीं रुकता, मैं आसानी से अंदर बाहर आ जा सकता हूं। लिंजी अपनी तरकीब समझकर बहुत खुश होता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लिंजी सराय से बाहर निकलता है और एक सुनसान जगह पर जाकर रुक जाता है। वो पीछे मुड़कर कहता है, तुम दोनों दोस्त मेरा काफी दूर से पीछा कर रहे हो, क्या आप सामने नहीं आओगे? पतला आदमी घबरा जाता है। अरे, उसे तो पता चल गया, अब क्या करें? दूसरा आदमी उसे डांटते हुए कहता है, खुद को देखो, कितने डरपोक हो,
हम यहाँ इसे लूटने आए हैं। वो दोनों सामने आते हैं। लिंजी बड़ी शांति से पूछता है, मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों को मुझसे क्या काम है? लुटेरा बहुत ही घमंड से कहता है, दोस्त, मुझे ये बात खोलकर बताने की जरूरत तो नहीं है ना? अगर अपनी भलाई चाहते हो तो सारा सामान जल्दी से हमारे हवाले कर दो, तो शायद हम तुम्हारी जान बख्श दें। लिंजी मुस्कुराते हुए कहता है, और तुम सच में मुझे जाने दोगे? इससे पहले कि लुटेरे कुछ समझ पाते, लिंजी अचानक से गायब हो जाता है। लुटेरा हक्का बक्का रह जाता है। अरे, ये कैसे हो सकता है? लिंजी तेजी से उनके पीछे आता है और एक जोरदार हमला करता है। पतला आदमी खौफ से कांपने लगता है और चिल्लाता है, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। लेकिन लिंजी रुकता नहीं है। वो उन दोनों की एनर्जी को सोखने लगता है। लिंजी को हैरानी होती है, तो क्या खून की एनर्जी ब्लड एनर्जी से भी मैं QI रिफाइनिंग के 7वें लेवल तक पहुंच सकता हूँ? ये तो बहुत कमाल की बात है। वो पतले आदमी को भी खत्म करके उसकी एनर्जी सोख लेता है। लिंजी अपनी बढ़ती हुई ताकत को महसूस करता है। मैं लगभग QI रिफाइनिंग के 8वें लेवल पर पहुंचने वाला हूँ। ऐसा लगता है कि आपकी कल्टीवेशन जितनी ज्यादा होती है, तरक्की की रफ्तार उतनी ही धीमी हो जाती है। लेकिन फिर भी मेरी ये रफ्तार किसी आम इंसान से 100 गुना ज्यादा तेज है। वो उन दोनों लुटेरों का सामान चेक करता है और मायूस होकर कहता है, सिर्फ 120 स्पिरिट स्टोन और ये थोड़ा सा बकवास सामान। ऐसा लगता है कि ये दोनों लुटेरे अपने काम में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उन्होंने बस इतनी सी ही दौलत जमा की थी। लिंजी को एक और चीज मिलती है, यिन जोंगजुए। ये चीज Z टोकन के छिपने वाले असर को और बढ़ा सकती है, लेकिन ये सिर्फ उसी लेवल के कल्टीवेटर्स पर काम करती है। खैर, इसे मैं अभी रख लेता हूँ, बाद में इसके बारे में सोचूंगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लिंजी वापस सेक्ट की तरफ जाता है। रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं। एक डिसाइपल चिल्लाता है, अरे लिंजी, हमने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे? तुम्हें पता है हम पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे थे। लिंजी नाटक करते हुए कहता है, भाई, मैंने आपको बहुत परेशान किया। मेरी चोटें बहुत गहरी थीं। मैं आज भी मुश्किल से ही चल पा रहा हूँ, इसलिए मैं फौरन सेक्ट वापस जा रहा हूँ। लेकिन तभी वो डिसाइपल अजीब सा बर्ताव करने लगता है। अरे लिंजी, तुम ये क्या कर रहे हो? और ये सीनियर भाई क्या कर रहे हैं? असल में वो डिसाइपल लिंजी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंजी बड़ी तेजी से उसके हमले को रोक लेता है। लिंजी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा रिएक्शन बुरा नहीं है दोस्त, और सीनियर भाई का रिएक्शन भी बुरा नहीं है। चूंकि अब तुम्हें पता चल ही गया है, तो मैं अब और नाटक नहीं करूंगा। सेक्ट का रूल है कि अरीना के बाहर सेक्ट के डिसाइपल्स आपस में लड़ नहीं सकते। सीनियर भाई, क्या आप जानबूझकर रूल्स तोड़ रहे हैं? वो सीनियर भाई बड़ी चालाकी से कहता है, हम अभी सेक्ट के अंदर थोड़ी ना है। जब तक तुम अपना खजाना मेरे हवाले कर देते हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, क्योंकि हम एक ही सेक्ट के हैं। बोलो कैसा रहेगा? लिंजी हंसते हुए जवाब देता है, हाँ, आप किस खजाने की बात कर रहे हैं सीनियर भाई गुस्से में कहता है, मुझसे नाटक मत करो, मैंने सब देखा है। तुम पहाड़ से नीचे सिर्फ अपनी कल्टीवेशन छिपाने वाली टेक्निक ढूंढने गए थे, है ना? अगर तुम वो खजाना मुझे दे दोगे तो मैं ऐसा दिखावा करूंगा जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, वरना तुम तो सिर्फ QI रिफाइनिंग के 7वें लेवल पर हो। तुम पहले अपनी कल्टीवेशन छिपा रहे थे, तो अगर तुम्हें डर लग रहा है तो आखिरी कोशिश मत करो। लिंजी बहुत ही शांत रहता है और कहता है, मुझे लगता है सीनियर भाई ने बहुत सच कहा। जब तुम सेक्ट में नहीं हो तो तुम सिर्फ 6वें लेवल पर कैसे हो सकते हो? माफ करना, वो तो 3 दिन पुरानी बात है। मैं 7वें लेवल पर भी था और मैंने अभी उसे भी पार कर लिया है। लिंजी अपनी पूरी ताकत दिखाता है, जिससे वो सीनियर भाई घबरा जाता है। एक जोरदार धमाका होता है और लिंजी उस सीनियर भाई को हरा देता है। लिंजी खुद भी थोड़ा हैरान होता है। मेरा हमला इतना तेज था कि वो उसे सह ही नहीं पाया। ऐसा लगता है कि Z टैबलेट की जगह में जो स्पिरिचुअल एनर्जी जमा होती है, वो आम स्पिरिचुअल एनर्जी से बहुत ज्यादा शुद्ध प्यूरे है। इस तरह अगर मैं इस गैप को जमा करता रहूं, तो क्या मैं सीधे लेवल पार नहीं कर लूंगा? आखिरकार मैं QI रिफाइनिंग के 8वें लेवल पर पहुंच ही गया। वो उस मरे हुए सीनियर भाई को देखता है और सोचता है, कल्टीवेटर्स के खून से बनी स्पिरिचुअल एनर्जी सच में बहुत अलग और ताकतवर होती है। मुझे नहीं पता कि क्या जानवरों डिमोनिक बीस्ट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि सेक्ट ने एक ऐसा पहाड़ घेर रखा है जो पूरी तरह से ऐसे ही जानवरों से भरा हुआ है, जहां डिसाइपल्स ट्रेनिंग करने और टास्क पूरे करने जाते हैं। लेकिन कम से कम मुझ जैसे आउटर और निचले दर्जे के डिसाइपल्स को वहां जाने की इजाजत नहीं है। वो गुओडा का सामान भी चेक करता है। इस गुओडा के पास 500 से ज्यादा लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन है। ऐसा लगता है कि ये अक्सर छोटे डिसाइपल्स का सामान चुराता है। इसके पास एक हेवन शेकिंग थंडर भी है, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसका एक हमला किसी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर की भी हालत खराब कर सकता है। खुशकिस्मती से गुओडा को इसे इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला, वरना मैं भी जिंदा नहीं बचता। इसके पास ऐसे 4 थंडर हैं। बहुत बढ़िया, मुझे अब वापस चलना चाहिए, वरना वो झाओ जाओ मुझ पर शक करने लगेगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लिंजी वापस सेक्ट में पहुंचता है।
वहां पहुंचते ही झाओ उसे पकड़ लेता है। लिंजी, तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ गायब थे? लिंजी बड़ी ही मासूमियत से कहता है, सीनियर भाई स्टीवर्ड, मेरी चोटें बहुत गहरी थीं, इसलिए मैं दवा लेने पहाड़ से नीचे गया था। अब मेरी चोटें काफी ठीक हो गई हैं, इसलिए मुझे और दवा नहीं खानी पड़ेगी। आपको तो पता ही है मेरे पास वैसे भी पैसे नहीं हैं। झाओ उसकी बात सुनकर हैरान होता है। तुमने QI रिफाइनिंग के चौथे लेवल को पार कर लिया? लिंजी फौरन कहता है, ये सब 3 दिन पहले सीनियर सिस्टर चेन की मार की वजह से हुआ। आप भी तो वहीं थे। मेरी किस्मत अच्छी थी और मुझे अचानक से एक रोशनी मिली जिसने मेरे कई सालों के अटके हुए लेवल को पार करवा दिया। झाओ हंसने लगता है। लड़के, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। तुम अभी भी। लिंजी बीच में बोल पड़ता है, आपका और सीनियर सिस्टर चेन का बहुत बहुत शुक्रिया। झाओ मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तो अब से तुम्हारा रोज का काम 80 टन से बढ़ाकर 100 टन कर दिया जाएगा। लिंजी नाटक करते हुए घबराता है, क्या? लेकिन झाओ उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुम मना कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिंजी मन ही मन सोचता है, झाओ योचाई, तुम बस इंतजार करो। दिन गुजरते जाते हैं। लिंजी छिपकर अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। 3 महीने बीत चुके हैं और मैं सिर्फ QI रिफाइनिंग के 9वें लेवल तक ही पहुंच पाया हूं। हालांकि मैं Z टैबलेट का इस्तेमाल करके आसमान और जमीन से स्पिरिचुअल एनर्जी खींच सकता हूं और मेरी स्पीड आम लोगों से कई गुना ज्यादा है। फिर भी ये तरीका बहुत धीमा है। कुछ ही दिनों में आउटर डिसाइपल्स का सिलेक्शन होने वाला है। अगर मैं टॉप 10 में आ गया तो मैं आउटर डिसाइपल बन जाऊंगा और फिर मुझे उस स्पिरिट बीस्ट वाले पहाड़ में जाने की इजाजत मिल जाएगी। तभी एक दिन वो पागल औरत सीनियर सिस्टर चेन फिर से आ धमकती है, झाओ योचाई, कहाँ है मेरा ह्यूमन पंचिंग बैग? लिंजी ये आवाज सुनकर छिप जाता है। अरे नहीं, वो पागल औरत फिर से आ गई। झाओ घबराते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर चेन, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन चेन बहुत गुस्से में होती है। ठीक है, चूंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं झाओ को नहीं ढूंढूंगी। तुम सब आओ और मेरा गुस्सा शांत करो। सबसे पहले कौन आएगा? वो एक डिसाइपल को पकड़ लेती है और उसे बुरी तरह मारने लगती है। लिंजी दूर से ये सब देख रहा होता है और उसका खून खौल रहा होता है। इनकी नजरों में हम छोटे डिसाइपल्स की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। पागल औरत, ये दूसरी बार है, मैंने सब याद रखा है। लिंजी सोचता है, मैं QI रिफाइनिंग के 10वें लेवल पर हूँ, लेकिन मैंने अभी तक पूरी एनर्जी नहीं सोखी है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे सोखने की स्पीड कम पड़ रही है? मुझे क्या करना चाहिए? क्या सेक्ट की लाइब्रेरी में इसके बारे में कोई किताब होगी? अब हम अगले सीन में देखते हैं कि आउटर डिसाइपल सिलेक्शन का दिन आ जाता है। एक बहुत बड़ा मैदान है जहां बीच में बड़े बड़े सफेद खंभे व्हाइट जेड पिलर्स लगे हुए हैं। सेक्ट का एल्डर ऐलान करता है, आज हमारे किंगलिंग सेक्ट का आउटर सेक्ट सिलेक्शन है। कोई भी छोटा डिसाइपल इसमें हिस्सा ले सकता है। ये एक फ्री फाइट है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हैं, सिर्फ आपकी कल्टिवेशन मायने रखती है। अगर आप में इतनी ताकत है कि आप एक सफेद खंभे पर अपनी जगह बना सकें तो आप आउटर सेक्ट डिसाइपल बन जाएंगे। नियम बहुत आसान है। आपको एक अगरबत्ती के जलने तक खंभे पर अपनी जगह बनाए रखनी है। जो आखिर तक खंभे पर खड़ा रहेगा वही जीतेगा। मुकाबला शुरू होता है। चारों तरफ घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे को खंभे से नीचे धकेल रहे होते हैं। लिंजी भी एक खंभे पर कब्जा कर लेता है और जो भी उसके पास आता है उसे वो बड़ी आसानी से हरा देता है। आखिरकार वक्त खत्म होता है। एल्डर कहता है, वक्त खत्म, आप 10 ने एक एक खंभा जीत लिया है। आज से आप सब आउटर डिसाइपल कहलाएंगे। इसके बाद इनर डिसाइपल का सिलेक्शन होता है। लिंजी वहां भी अपनी जगह पक्की कर लेता है। एल्डर कहता है, इस साल के इनर डिसाइपल के लिए तुम दोनों चुने गए हो। क्या तुमने फैसला किया है कि तुम किस पीक पहाड़ डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो? हमारे किंगलिंग सेक्ट में 5 पीक हैं। जियान पीक तलवारबाजी के लिए, डान पीक दवाइयाँ और कीमियागरी के लिए, और बाकी 3 अलग अलग जादुई ताकतों के लिए। तुम दोनों क्या सीखना चाहते हो? ग्रीन बैम्बू पीक का मास्टर वहां आता है और कहता है, मैं लिंजी से पूछता हूँ, क्या तुम मेरे ग्रीन बैम्बू पीक में आना चाहोगे? लिंजी फौरन समझ जाता है कि ये उसी पागल औरत का पिता है। अगर वो वहां गया तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। वो बहुत ही इज्जत के साथ कहता है, मैं क्विंगडान पीक एल्केमी के एल्डर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं एक बहुत ही कमजोर डिसाइपल हूँ। मुझे डर है कि मैं बड़ी जादुई ताकतें नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन शायद मैं दवाइयाँ एल्केमी बनाने में कुछ कामयाबी हासिल कर लूँ। मैं किंगडान पीक में शामिल होना चाहता हूँ। किंगडान पीक का मास्टर, जो देखने में एक भिखारी जैसा लगता है लेकिन असल में बहुत अमीर है, जोर से हंसता है और कहता है, मेरे अच्छे डिसाइपल, तुम मेरे साथ किंगडान पीक चलोगे? ग्रीन बैम्बू पीक का मास्टर गुस्से से फुफकारता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीक को मना करने की? लेकिन किंगडान पीक का मास्टर उसे वहां से ले जाता है और कहता है, डरो मत, उस बूढ़े चेन के हाथ मेरे पीक तक नहीं पहुंच सकते। तुम बस अपनी कल्टिवेशन पर ध्यान दो। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लिंजी किंगडान पीक पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात अपने चौथे सीनियर भाई ली मोहे से होती है। ली मोहे बहुत ही खुशमिजाज इंसान है। ये हमारा 5वां जूनियर भाई है ना? मैं तुम्हारा चौथा भाई हूँ, ली मोहे।
मुझे सिर्फ चौथा भाई बुलाना, मैं तुम्हें अपना गुफा घर केव ड्वेलिंग चुनने ले चलता हूँ। लिंजी हैरान होता है, क्या मैं अपना घर खुद चुन सकता हूँ? ली मोहे हंसता है, बिल्कुल, हमारा पीक दूसरे पीक्स की तरह कंजूस नहीं है। तुम्हें पता है हमारे मास्टर बहुत अमीर हैं। वो दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहां गुफाएं किराए पर मिलती हैं। एक बहुत ही शानदार गुफा देखकर लिंजी पूछता है, इसकी कीमत क्या है? वहां का इंचार्ज कहता है, ये वाली 120 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन 1 साल के लिए है। लिंजी के होश उड़ जाते हैं, क्या तुम मुझे लूट रहे हो? ली मोहे फौरन 100 स्पिरिट स्टोन निकाल कर देता है और कहता है, ये महंगी नहीं है, ये एक हाई ग्रेड गुफा है। इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी आम गुफाओं से 10 गुना ज्यादा है। लिंजी पैसे देने की कोशिश करता है लेकिन ली मोहे मना कर देता है। पैसे? ये तुम्हारे सीनियर भाई की तरफ से एक तोहफा है, इसे रख लो। लिंजी बहुत खुश होता है और सोचता है कि अब वो इस गुफा में और भी तेजी से अपनी ताकत बढ़ा सकेगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लिंजी अपनी नई और शानदार गुफा के अंदर मौजूद होता है। ये गुफा आम गुफाओं से बहुत अलग होती है। इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक भारी बहाव होता है। लिंजी अपनी आंखें बंद करता है और अपने जिस्म की पूरी ताकत से उस एनर्जी को जज्ब करने लगता है। वो अपने मन में महसूस करता है, ये जगह सच में कमाल की है। हालांकि ये एनर्जी किसी ताकतवर कल्टीवेटर की एनर्जी को सीधे सोखने से थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी मेरी तरक्की की रफ्तार बहुत तेज है। मैं QI रिफाइनिंग के 11वें लेवल के बिल्कुल करीब पहुंच गया हूँ, लेकिन मुझे और भी ज्यादा ताकत चाहिए। अपनी इस प्यास को बुझाने के लिए रात के गहरे अंधेरे में लिंजी छुपकर स्पिरिट बीस्ट माउंटेन रेंज की तरफ निकल पड़ता है। ये एक बहुत ही खौफनाक और रहस्यमयी जंगल है जहाँ खतरनाक जंगली जानवर और दरिंदे रहते हैं। इन जानवरों के अंदर भी कल्टीवेशन की ताकत होती है। लिंजी बड़ी खामोशी से वहां पहुंचता है और एक माहिर शिकारी की तरह उन जानवरों का शिकार करना शुरू कर देता है। वो अपनी जादुई ताकतों से उन पर हमला करता है और उनके खून की एनर्जी, ब्लड एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है। वो लगातार कई जानवरों को मार गिराता है। इन जानवरों की तादाद बहुत ज्यादा है और ये बहुत खूंखार हैं। मेरी एनर्जी जज्ब करने की ताकत अब अपनी हद तक पहुंच चुकी है, इसलिए मैं इनकी बाकी एनर्जी को जेड टैबलेट के अंदर जमा कर लेता हूं ताकि किसी बड़ी जंग में मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी का एहसास ना हो। अगर मेरे पास एनर्जी का पूरा खजाना होगा तो दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं उसे थका थकाकर आसानी से मौत के घाट उतार सकता हूँ। जंगल की गहराइयों में आगे बढ़ते हुए तभी लिंजी के कानों में एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। वो फौरन एक घने पेड़ के पीछे छिप जाता है और खामोशी से आगे का नजारा देखता है। वो देखता है कि कुछ दूरी पर वही जालिम लड़की सीनियर सिस्टर चेन अपने एक सीनियर भाई के साथ मौजूद है। वो दोनों एक बहुत ही ताकतवर थंडर स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सीनियर भाई कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो QI रिफाइनिंग के परफेक्शन लेवल, आखिरी लेवल पर होता है। उसकी जादुई ताकत इतनी खौफनाक होती है कि आसपास की हवा भी उसके दबाव से कांपने लगती है। लिंजी खामोशी से पेड़ के पीछे से ये सब कुछ देखता रहता है और अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं अभी इस शख्स से किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे सही वक्त और सही मौके का इंतजार करना होगा। जब तक मैं अपनी ताकत को एक मुकाम तक नहीं पहुंचा देता, तब तक मुझे इनसे दूर ही रहना चाहिए। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि अगले दिन लिंजी की मुलाकात अपनी तीसरी सीनियर सिस्टर से होती है। वो पूरी तरह से जादुई दवाइयाँ और गोलियां पिल्स बनाने की दीवानी है। वो लिंजी को अपने पास बुलाती है और एक बहुत ही खास टेम्पररी ईविल ब्रेकिंग पिल के बारे में बताती है। वो कहती है, ये गोली कोई आम गोली नहीं है, ये कुछ पलों के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन को सीधे 2 लेवल तक बढ़ा सकती है। जरा सोचो, अचानक से 2 लेवल ऊपर जाना कितनी बड़ी बात है, लेकिन इसका असर सिर्फ 10 सांसों तक ही रहता है। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि 10 सांसों के बाद तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाओगे और तुम्हारी कल्टीवेशन 2 लेवल नीचे गिर जाएगी। लिंजी ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये जादुई गोली किसी जानलेवा और बहुत ही खतरनाक हमले के वक्त जान बचाने के लिए बहुत काम आ सकती है। वो अगले 3 महीनों तक अपनी तीसरी सिस्टर के पास ही रहता है और उसके साथ मिलकर आग को कंट्रोल करना और दवाइयां बनाना सीखता है। वो दिन रात एक कर देता है और अपनी दिमागी ताकत को मजबूत करता है। उसकी ये कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वो बड़ी ही कामयाबी के साथ QI रिफाइनिंग के 11वें लेवल पर पहुंच जाता है। वक्त गुजरने के साथ लिंजी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वो काफी वक्त से अपने घर नहीं गया था। वो अपने एक सीनियर साथी से गुजारिश करता है कि वो कुछ दवाइयां और खाने पीने का सामान उसके गाँव लुओफेंग विलेज में उसके बीमार पिता को भिजवा दे। लिंजी बहुत उम्मीद से उसे सारा सामान देता है, लेकिन वो साथी जो खौफनाक खबर सुनाता है, वो लिंजी की पूरी दुनिया उजाड़ कर रख देती है। वो साथी बहुत ही घबराते हुए और दर्द भरी आवाज में कहता है, लिंजी, मुझे माफ कर दो, लुओफेंग विलेज अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो पूरा का पूरा गाँव जलकर राख हो गया है। लिंजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथों से सामान छूटकर जमीन पर गिर जाता है। वो कांपती हुई आवाज में पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा गांव, मेरे पिता।
ऐसा कैसे हो सकता है? वो फौरन पागलों की तरह वहां से भागता हुआ अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। जब वो लुओफेंग विलेज पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। जहां कभी हंसते खेलते लोग हुआ करते थे, बच्चे खेला करते थे, वहां अब सिर्फ राख, काला धुआं और इंसानों की जली हुई लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। पूरे गांव में मौत का सन्नाटा पसरा होता है। हवा में जलने की बदबू आ रही होती है। लिंजी रोते हुए पागलों की तरह अपने पिता को ढूंढने लगता है। तभी वहां मौजूद एक बूढ़ा आदमी, अंकल न्यू, जो किसी तरह अपनी जान बचा पाया था, लिंजी के पास आता है। वो फूट फूट कर रोते हुए उसे सारी हकीकत बताता है। लिंजी बेटे, एक लाल कपड़ों वाली डायन डीमोनेस एक बहुत ही खौफनाक थंडर बीस्ट पर सवार होकर यहाँ आई थी। उसने बिना किसी वजह के पूरे गांव में आग लगा दी और आसमान से बिजलियां बरसाईं। वो जोर जोर से हंस रही थी जब हमारे लोग जिंदा जल रहे थे। तुम्हारे पिता, उनके पैरों में बहुत दर्द था, वो भाग नहीं सके। वो भी उसी बेदर्द आग में जलकर राख हो गए। ये सुनकर लिंजी का दिल दर्द और भयंकर गुस्से से फट पड़ता है। वो चीखते हुए अपने पिता की जली हुई झोंपड़ी की राख के पास घुटनों के बल गिर पड़ता है। वो उस राख को अपने कांपते हुए हाथों में लेता है और आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसे फौरन याद आता है कि सीनियर सिस्टर चेन भी लाल कपड़े पहनती है और कुछ ही दिन पहले उसने उसे एक थंडर बीस्ट के साथ देखा था। लिंजी की आंखों में आंसू सूख जाते हैं और उनकी जगह खून और इंतकाम की भयंकर आग उतर आती है। वो अपने दांत पीसते हुए कसम खाता है, चेन जियो, तुमने मेरे बेगुनाह पिता और मेरे गांव वालों को बहुत बेरहमी से मारा है। तुमने उनका कोई कसूर नहीं देखा। मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम से भी बदतर बना दूंगा। मैं तुमसे एक एक खून के कतरे का इंतकाम लूंगा। जब तक मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को राख में नहीं मिला देता, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इस दर्दनाक हादसे के बाद वापस लौटते वक्त लिंजी की नजर कुछ अजीब लोगों पर पड़ती है। वो लोग जंगल में छुपकर एक जादुई कंपास की निगरानी कर रहे होते हैं। लिंजी को उन पर शक होता है। वो समझ जाता है कि ये इविल स्पिरिट सेक्ट के जासूस हैं जो किसी खतरनाक मंसूबे पर काम कर रहे हैं। लिंजी का गुस्सा इस वक्त वैसे भी 7वें आसमान पर होता है। वो बिना कोई वक्त बर्बाद किए एक खूंखार शेर की तरह उन पर टूट पड़ता है। वो जासूस कुछ समझ पाते या पलट कर वार करते, इससे पहले ही लिंजी अपनी तलवार और अपनी जादुई ताकतों से उन पर अंधाधुंध हमले करने लगता है। वो बड़ी बेरहमी से एक एक करके उन्हें मौत के घाट उतार देता है। मरने से पहले एक जासूस डर के मारे उगल देता है कि वो किसी खास मकसद से उस इलाके पर नजर रखे हुए थे और उनके एल्डर ने उन्हें उस कंपास की निगरानी करने का हुक्म दिया था। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि जब लिंजी वापस अपने सेक्ट में पहुंचता है तो सीक्रेट रियलम के खुलने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका होता है। किंगडान पीक का मास्टर लिंजी को अपने पास बुलाता है और उसे एक बहुत ही कीमती रिजुवेनेशन पिल देता है। मास्टर उसे समझाते हुए कहता है, ये कोई आम दवा नहीं है। अगर तुम लड़ाई में मौत के बिल्कुल करीब भी पहुंच जाओगे तो ये दवा पल भर में तुम्हारी जान बचा लेगी और तुम्हारी सारी ताकत वापस लौटा देगी। अंदर बहुत खतरा है, इसलिए अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रीन बैम्बू पीक का मास्टर अपनी जालिम बेटी चेन जियो और अपने खास डिसाइपल को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स दे रहा होता है ताकि वो सीक्रेट रियलम में जाकर और भी ज्यादा ताकतवर बन सकें और कोई भी डिसाइपल उन्हें हरा ना सके। जैसे ही लिंजी सीक्रेट रियलम के अंदर पहला कदम रखता है, उसे हर तरफ सिर्फ कत्लेआम और खून खराबा नजर आता है। वहाँ का नजारा बहुत ही खौफनाक और डरावना होता है। हर कोई खजाने और कीमती जड़ी बूटियों के लिए एक दूसरे के खून का प्यासा हो रहा होता है। लिंजी वहाँ मौजूद खौफनाक जानवरों का शिकार करता है और उनकी अंदरूनी एनर्जी और बीस्ट कोर को अपने पास जमा करता जाता है। तभी अचानक उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिसका नाम जियांग यानर होता है। एक मगरूर और लालची कल्टीवेटर अपने अज्योर हेवन फेदर फैन नाम के जादुई पंखे का इस्तेमाल करके उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा होता है। वो पंखा बहुत ही खतरनाक होता है और उससे तेज आंधियां और धारदार ब्लेड निकल रहे होते हैं जो चट्टानों को भी काट सकते हैं। लिंजी फौरन बीच में कूद पड़ता है। वो अपनी स्पिरिचुअल रस्सियों का इस्तेमाल करके उस आदमी को बड़ी चालाकी से फंसा लेता है। वो आदमी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लिंजी उसे कोई मौका नहीं देता और एक ही जोरदार झटके में उसे मौत के घाट उतार देता है। लिंजी उसका वो जादुई पंखा और सारा खजाना अपने कब्जे में कर लेता है। जियांग यानर लिंजी के पीछे पीछे चलने लगती है। लिंजी बहुत ही ठंडे मिजाज में उसे झिड़कने की कोशिश करता है और कहता है, मेरा पीछा मत करो, मुझे अकेले जाने दो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वक्त नहीं है। लेकिन वो लड़की बहुत जिद्दी होती है और उसके पीछे लगी रहती है। वो लिंजी को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है और फिर उसे एक जादुई नक्शा दिखाती है। वो बड़े फख्र से कहती है, ये कोई आम नक्शा नहीं है, मेरे सेक्ट ने बरसों की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। इसमें इस पूरे सीक्रेट रियलम की हर खास जगह और रास्तों का राज छिपा हुआ है। वो लिंजी के सामने एक शर्त रखती है,
हम दोनों मिलकर हेवनली ओरिजिन फ्रूट हासिल करेंगे। मैं जानती हूँ कि मेरी कल्टीवेशन बहुत कम है, लेकिन अगर तुम मुझे वो फल दिला दोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले में 2 बहुत ही खतरनाक गोल्डन कोर क्रिम्सन थंडर तावीज दूंगी। लिंजी जानता है कि ये तावीज बहुत ही ज्यादा ताकतवर और अनमोल होते हैं जो जानलेवा हमलों में काम आते हैं। वो कुछ देर सोचता है और फिर उस डील को मान लेता है। रात के वक्त जब वो दोनों एक वीरान जगह पर आराम कर रहे होते हैं और आग के पास बैठे होते हैं, तभी अचानक चारों तरफ से खौफनाक आवाजें आने लगती हैं। इविल स्पिरिट सेक्ट के कुछ खूंखार लोग उन पर छुपकर हमला कर देते हैं। उनके हाथों में खतरनाक और जहरीले हथियार होते हैं, लेकिन लिंजी पहले से ही होशियार होता है। वो बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो फौरन अपनी जेब से हेवनली थंडर पर्ल्स निकालता है और उन जासूसों पर अंधाधुंध फेंकने लगता है। वहाँ एक के बाद एक कई भयंकर धमाके होते हैं। धुआं और आग हर तरफ फैल जाती है। दुश्मनों के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो दर्द से चीखते हुए मारे जाते हैं। जियांग यानर ये खौफनाक और जबरदस्त नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसे एहसास होता है कि लिंजी कोई मामूली डिसाइपल नहीं है, बल्कि उसके अंदर छुपी हुई एक बहुत बड़ी ताकत है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि हेवनली ओरिजिन फ्रूट के पकने में अभी कुछ दिन बाकी होते हैं। लिंजी जियांग यानर को एक महफूज जगह पर छिपने को कहता है और उसे अकेला छोड़कर जहरीले जंगल मियास्मा फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ता है। उसका असल मकसद वो 100 साल पुराना पर्पल लोटस हासिल करना होता है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन की रफ्तार को बढ़ा सके। वो जहर और काले धुएं से भरे उस खौफनाक जंगल में बेखौफ आगे बढ़ता है। वहाँ का जहर इतना तेज होता है कि आम कल्टीवेटर्स के लिए एक सांस लेना भी जानलेवा साबित हो सकता है। वहाँ कई कल्टीवेटर्स की हड्डियां और कंकाल बिखरे पड़े होते हैं जिन्होंने अंदर जाने की गलती की थी, लेकिन लिंजी के शरीर की अजीबोगरीब ताकत उस जहर को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे अपने अंदर जज्ब करने लगती है। ये जहर लिंजी के लिए एक बहुत बड़ी नेमत बन जाता है। इस खतरनाक जहर को लगातार सोखने की वजह से उसके शरीर की नसें और चौड़ी हो जाती हैं और वो अचानक से QI रिफाइनिंग के 12वें लेवल पर पहुंच जाता है। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचकर लिंजी को वो चीज नजर आती है जिसकी उसे तलाश थी। वहाँ एक पानी के तालाब के बीच 3 बेहद खूबसूरत और चमकते हुए 100 साल पुराने पर्पल लोटस खिले होते हैं। उनकी खुशबू और नीली चमक पूरे जंगल में फैली होती है। लिंजी बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक खौफनाक चीज पर पड़ती है। उन फूलों की हिफाजत के लिए एक बहुत ही विशाल और खूंखार जानवर डीमोनिक बीस्ट वहाँ मौजूद होता है। वो जानवर लिंजी को देखकर अपनी लाल चमकती हुई आंखों से घूरता है और जोर से दहाड़ता है। उसकी आवाज से पूरे जंगल के पेड़ कांपने लगते हैं। उस जानवर की ताकत बहुत ही खौफनाक होती है। उसके शरीर से एक अजीब सी काली आभा ऑरा निकल रही होती है। लिंजी अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। मैं इतनी दूर आकर खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा, लिंजी खुद से कहता है। तभी अचानक वो जानवर लिंजी पर एक जोरदार हमला करता है। लिंजी बड़ी तेजी से छलांग लगाकर उस जानलेवा वार से बच जाता है। वो जानवर अपनी भारी पूंछ से जमीन पर वार करता है, जिससे जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। लिंजी अपनी एज्योर हेवन फेदर फैन का इस्तेमाल करते हुए हवा के तेज और धारदार ब्लेड उस जानवर की तरफ फेंकता है, लेकिन उस जानवर की चमड़ी इतनी मोटी होती है कि उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता। तभी लिंजी एक बहुत ही अजीब और खतरनाक फैसला करता है। वो तेजी से आगे बढ़ता है और जानवर को चकमा देते हुए उन 3 पर्पल लोटस में से एक को तोड़कर फौरन अपने मुंह में डाल लेता है। वो जानवर ये देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इंसानी आवाज में दहाड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फूल खाने की? फौरन इसे बाहर निकालो। लिंजी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैंने तो इसे खा लिया, अब ये बाहर कैसे आ सकता है? वो जानवर असल में एक छोटी सी रूह सोल होती है जो उस बड़े से जानवर के शरीर को कंट्रोल कर रही होती है। लिंजी अपनी चालाकी से उस छोटी रूह से बात करना शुरू करता है। लिंजी उसे समझाता है, तुम इस वीरान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? ये फूल तुम्हारी रूह को ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रख सकते। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतर रास्ता है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जादुई दवाइयाँ दूंगा जो तुम्हारी रूह को हमेशा के लिए मजबूत कर देंगी और तुम्हें एक नई जिंदगी देंगी। वो छोटी सी रूह पहले तो उसकी बात नहीं मानती और उसे बुरा भला कहती है, लेकिन लिंजी उसे अपनी बातों में उलझा लेता है और उसे एक लो ग्रेड सोल स्टेबलाइजिंग पिल देता है। वो रूह उस गोली को खाकर बहुत खुश होती है और लिंजी के साथ एक सिम्बायोटिक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। अब वो दोनों एक टीम बन जाते हैं। लिंजी उस रूह का नाम लिटिल ग्रीन रखता है। लिटिल ग्रीन उसे बताती है कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है, इसलिए वो लिंजी के साथ बेखौफ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लिंजी वहां से बाकी दोनों पर्पल लोटस भी अपने पास रख लेता है और जंगल से बाहर निकलने की तैयारी करता है। जैसे ही वो दोनों उस जहरीले जंगल से बाहर आते हैं, वहाँ बहुत सारे लालची और चालाक कल्टीवेटर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वो सब भी उन पर्पल लोटस को हासिल करना चाहते थे। एक मगरूर कल्टीवेटर आगे आता है और चिल्लाता है, अगर तुमने वो फूल हासिल कर लिए हैं तो उन्हें बिना किसी ड्रामे के हमारे हवाले कर दो, वरना आज तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे।
लिंजी और लिटिल ग्रीन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। लिटिल ग्रीन अचानक से अपने उस विशाल और खौफनाक जानवर वाले रूप में आ जाती है। उस खूंखार जानवर को देखकर उन सभी कल्टीवेटर्स के पसीने छूट जाते हैं और उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। वो सब डर के मारे चीखते हुए वहां से भागने लगते हैं। अरे बाप रे, ये तो 13वें लेवल का खतरनाक जानवर है। अपनी जान बचाओ और भागो। कुछ ही पलों में वहां का पूरा मैदान बिल्कुल खाली हो जाता है। कोई भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। अब लिंजी और लिटिल ग्रीन फॉलिंग मून वैली की तरफ बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर वो बहुत सारे सफेद बेर व्हाइट प्लम्स इकट्ठा करते हैं। लिटिल ग्रीन अपनी जादुई ताकत से लिंजी की मदद करती है ताकि वो और भी ज्यादा और अच्छी दवाइयां बना सकें जो उनके आगे के सफर में काम आए। भी हम अगले सीन में देखते हैं कि लिंजी और लिटिल ग्रीन अपना सफर खत्म करके वापस जियांग यानर के पास लौट आते हैं। जियांग यानर उन्हें सही सलामत देखकर बहुत राहत की सांस लेती है। वो लिंजी के पास भाग कर आती है और बहुत ही घबराई हुई आवाज में कहती है, सीनियर भाई, आप आखिरकार वापस आ गए। सीक्रेट रियलम में हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। हेवनली ओरिजिन फ्रूट पकने के बिल्कुल करीब है और उसे हासिल करने के लिए हर तरफ से बड़े बड़े और ताकतवर कल्टीवेटर्स यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वहाँ एक लड़का और एक लड़की मौजूद हैं जो लाल कपड़ों में हैं। वो दोनों बहुत ही खौफनाक और बेदर्द हैं। जो भी इंसान वहाँ अकेला नजर आता है वो उसे बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। उन्होंने कई छोटे ग्रुप्स को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये सुनकर लिंजी के माथे पर सिलवटें पड़ जाती हैं। जियांग यानर आगे बताती है, वो लड़का क्यूआई रिफाइनिंग के आखिरी लेवल पर है और वो जो लाल कपड़ों वाली औरत है वो तो हद से ज्यादा मगरूर और जालिम है। जैसे ही लिंजी उस लाल कपड़ों वाली मगरूर औरत का जिक्र सुनता है उसके दिमाग में फौरन वो खौफनाक मंजर घूमने लगता है जब उसके गांव लुओफेंग को बेरहमी से जला दिया गया था। उसके पिता की जली हुई राख उसकी आंखों के सामने आ जाती है। लिंजी का खून खौलने लगता है, उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं और उसकी आंखों में एक खौफनाक इंतकाम की आग भड़क उठती है। जियांग यानर लिंजी के चेहरे पर यह भयानक गुस्सा देखकर डर जाती है और पीछे हटते हुए कहती है, सीनियर भाई, क्या हुआ? आप उस लाल कपड़ों वाली औरत का नाम सुनकर इतने गुस्से में क्यों आ गए? क्या आप उन्हें जानते हैं? लिंजी अपने दांत पीसते हुए एक ठंडी और खुरदरी आवाज में कहता है, जानना? मैं उन्हें अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। वो वही डायन है जिसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी है। लिटिल ग्रीन, जो अब तक खामोश थी, लिंजी का ये गुस्सा देखकर समझ जाती है कि मामला बहुत सीरियस है। वो कहती है, लिटिल लिंजी, अगर तुम्हारा उन लोगों से कोई पुराना और गहरा इंतकाम है तो ये लिटिल ग्रीन तुम्हारे साथ है। वो लोग खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं ना। आज मैं उन्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो हमेशा के लिए अपनी सारी ताकत भूल जाएंगे। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लिंजी सीधे उस जगह की तरफ निकल पड़ता है जहाँ वो लाल कपड़ों वाली जालिम औरत यानी सीनियर सिस्टर चेन और उसका सीनियर भाई तबाही मचा रहे होते हैं। जैसे ही लिंजी उनके सामने पहुंचता है, चेन की नजर उस पर पड़ती है। वो लिंजी को देखकर जोर जोर से और बड़ी ही घमंड भरी हंसी हंसने लगती है। वो लिंजी की बेइज्जती करते हुए चिल्लाती है, अरे तुम तो सेक्ट के वही मामूली और निचले दर्जे के नौकर हो जिसे मैं अपना ह्यूमन पंचिंग बैग बनाती थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस सीक्रेट रियलम में कदम रखो? तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को तो यहाँ की हवा में सांस लेने का भी कोई हक नहीं है। लिंजी बिल्कुल खामोश खड़ा रहता है, लेकिन उसकी आंखों में मौत का पैगाम साफ नजर आ रहा होता है। वो बहुत ही ठंडे लहजे में कहता है, तुम लोगों को पंचिंग बैग बनाने का बहुत शौक है ना? आज मैं तुम्हें ये एहसास दिलाऊंगा कि जब कोई तुम्हें पंचिंग बैग बनाता है तो कितना भयानक दर्द होता है। चेन गुस्से से पागल हो जाती है और अपने खौफनाक थंडर स्पिरिट बीस्ट को लिंजी पर हमला करने का हुक्म देती है। वो जानवर आसमान से बिजलियां गिराते हुए बहुत ही खूंखार अंदाज में लिंजी की तरफ दौड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो जानवर लिंजी तक पहुंच पाता, अचानक से लिटिल ग्रीन अपने उस बहुत ही विशाल और खौफनाक रूप में वहां आ धमकती है। वो उस थंडर बीस्ट को किसी छोटे से खिलौने की तरह हवा में ही दबोच लेती है। चेन और उसका सीनियर भाई ये नजारा देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। लिटिल ग्रीन जोर से दहाड़ती है और उस थंडर बीस्ट को अपने तेज दांतों से चीर कर खाने लगती है। वो बड़े मजे से कहती है, वाह, ये थंडर बीस्ट तो बहुत ही मजेदार है। अगर इसे थोड़ा भूनकर और मसाले डालकर खाया जाए तो ये और भी ज्यादा लजीज लगेगा। वो पल भर में उस खतरनाक जानवर को चबाकर निगल जाती है। चेन की तो जान ही निकल जाती है। उसका सबसे ताकतवर जानवर बस एक ही पल में खत्म हो चुका था। लिंजी एक कदम आगे बढ़ाता है और उसके हाथों से एक बहुत ही खौफनाक और धधकती हुई आग निकलने लगती है। वो चेन की तरफ देखते हुए चिल्लाता है, तुमने मेरे गाँव को इसी तरह आग में जिंदा जलाया था ना? आज मैं तुम्हें वो दर्द महसूस करवाऊंगा जब कोई जिंदा जलता है। लिंजी अपनी जादुई आग के गोलों से चेन पर एक जबरदस्त हमला कर देता है। वो आग चेन के शरीर को अपनी लपेट में ले लेती है। चेन दर्द से तड़पते हुए जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी सारी ताकत और उसका सारा घमंड उस आग के सामने खाक हो जाता है। वो जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है,
मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैंने वो सब अपनी मर्जी से नहीं किया था, मेरे पिता ने मुझे ऐसा करने का हुक्म दिया था। लिंजी का दिल पत्थर का हो चुका होता है। वो अपनी आंख को और तेज करते हुए पूछता है, तुम्हारे पिता ने मेरे बेगुनाह गांव वालों को क्यों मारा? वो वहाँ क्या ढूंढ रहे थे? चेन तड़पते हुए जवाब देती है, मुझे नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता। वो बस वहाँ कुछ तलाश कर रहे थे, कोई बहुत बड़ा मौका, प्लीज मुझे जाने दो। लिंजी गुस्से से चीखता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम्हें जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। और एक ही जोरदार धमाके के साथ लिंजी की आग उस जालिम औरत को पूरी तरह से जलाकर राख में तब्दील कर देती है। तभी चेन का सीनियर भाई अपनी तलवार लेकर लिंजी पर पीछे से जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है, तुमने मेरी जूनियर सिस्टर को मार डाला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लिंजी बिना पीछे मुड़े ही अपने एक बहुत ही तेज जादुई हमले से उस सीनियर भाई को वहीं जमीन पर ढेर कर देता है। लिंजी उनकी राख के पास जाता है और उनकी चीजों की तलाशी लेता है। उसे वहां से 2 बहुत ही कीमती फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स मिलती हैं। लिंजी उन्हें अपने पास रख लेता है और सोचता है, ये गोलियां उस बूढ़े चेन ने अपनी बेटी और डिसाइपल के लिए तैयार की थीं, लेकिन अब ये मेरी ताकत बढ़ाने के काम आएंगी। मैंने अपना इंतकाम पूरा कर लिया है, लेकिन मुझे पता है कि जब चेन जियो को इस बात का पता चलेगा तो वो पूरी ताकत से मुझे मारने आएगा। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लिंजी, जियांग यानर और बाकी कल्टीवेटर्स उस जगह पर पहुंचते हैं जहां हेवनली ओरिजिन फ्रूट पककर बिल्कुल तैयार हो चुका होता है। वो फल एक बहुत बड़े और खौफनाक हेवनली एबिस पूल के बीचों बीच लगे होते हैं। वहां बहुत सारे ताकतवर कल्टीवेटर्स उस फल को लूटने के लिए बेताब खड़े होते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो आगे बढ़े, क्योंकि उस तालाब के अंदर एक बहुत ही भयानक और विशालकाय जादुई अजगर जायंट पाइथन छुपा होता है जो उन फलों की हिफाजत कर रहा होता है। तभी एक मगरूर नौजवान अपनी ताकत का दिखावा करते हुए आगे बढ़ता है और तालाब की तरफ छलांग लगा देता है। लेकिन जैसे ही वो पानी के करीब पहुंचता है, पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा भंवर उठता है और वो खौफनाक अजगर एक ही झटके में उस नौजवान को पानी के अंदर खींच लेता है। वो नौजवान चीखने का मौका भी नहीं पाता और मारा जाता है। ये खौफनाक नजारा देखकर वहाँ मौजूद सभी कल्टीवेटर्स के चेहरों पर मौत का खौफ छा जाता है। कुछ लोग डर कर वहाँ से भागने की बात करने लगते हैं, लेकिन फिर वो सब फैसला करते हैं कि वो अकेले इस अजगर को नहीं हरा सकते, इसलिए वो सब मिलकर अपनी पूरी ताकत से एक साथ हमला करेंगे। सभी बड़े और ताकतवर कल्टीवेटर्स अपनी तलवारों और जादुई ताकतों से उस अजगर पर टूट पड़ते हैं। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। पानी की लहरें आसमान को छूने लगती हैं और धमाकों की आवाज से पूरा सीक्रेट रियलम गूंज उठता है। लिंजी खामोशी से एक किनारे पर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। लिटिल ग्रीन लिंजी से कहती है, लिटिल लिंजी, तुम हमला क्यों नहीं कर रहे? यही तो सही मौका है। लिंजी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं, अभी नहीं, उन्हें लड़ने दो और उस अजगर को थकाने दो। जब उनका सारा ध्यान लड़ाई पर होगा तब मैं अपना कमाल दिखाऊंगा। लिंजी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करता है और अपनी दिमागी ताकत डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए उस अजगर के दिमाग पर एक बहुत ही जोरदार और तेज हमला करता है। वो अजगर दर्द से बिलबिला उठता है और कुछ पलों के लिए बिल्कुल सुन्न हो जाता है। इसी एक पल का फायदा उठाते हुए लिंजी बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और तालाब के बीच से वो 5 हेवनली ओरिजिन फ्रूट तोड़ लेता है। जैसे ही लिंजी उन फलों को हासिल करता है, बाकी कल्टीवेटर्स की नजर उस पर पड़ जाती है। वो सब गुस्से से पागल हो जाते हैं। एक कल्टीवेटर चिल्लाता है, इस लड़के ने सारे फल चुरा लिए, इसे जिंदा मत जाने दो। कुछ ताकतवर लोग लिंजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम अकेले ये 5 फल नहीं रख सकते। इन्हें चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लिंजी बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो अपने जादुई पंखे एज्योर हेवन फेदर फैन को खोलता है और अपनी भारी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकालता है। लिंजी पूरे गुरूर के साथ कहता है, अगर तुम में इतनी ताकत है कि तुम ये फल मुझसे छीन सको तो आकर ले लो। लिंजी की खौफनाक और बहुत ही ज्यादा ताकतवर एनर्जी देखकर उन लोगों के पसीने छूट जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये लड़का कोई मामूली इंसान नहीं है। इसी बीच लिंजी अपने हेवनली थंडर पर्ल्स जमीन पर मारता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। इस धुएं का फायदा उठाकर लिंजी और जियांग यानर वहां से तेजी से भाग निकलते हैं। कुछ दूर सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद लिंजी जियांग यानर से कहता है, हमारा सफर यहीं तक था, तुमने मेरी मदद की, इसलिए जैसा हमने तय किया था, ये लो तुम्हारी मंजिल। लेकिन लिंजी उसे फल नहीं देता, बल्कि उसे उसके मतलब की चीज देता है और उससे वो 2 बहुत ही खतरनाक गोल्डन कोर क्रिम्सन थंडर तावीज ले लेता है। जियांग यानर उन जादुई तावीज़ों को देकर लिंजी का शुक्रिया अदा करती है और वहां से अपने रास्ते चली जाती है। अब सीक्रेट रियलम के बंद होने में सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं। एबी हम अगले सीन में देखते हैं कि लिंजी और लिटिल ग्रीन एक गुफा के अंदर आराम कर रहे होते हैं। लिंजी आग जलाकर एक बहुत ही लजीज जानवर का गोश्त भून रहा होता है। गोश्त से उठने वाली शानदार खुशबू पूरी गुफा में फैल जाती है।
लिटिल ग्रीन, जो असल में एक खौफनाक जानवर है, उस खुशबू से बिल्कुल पागलों की तरह व्यवहार करने लगती है। वो बच्चों की तरह बेताब होकर कहती है, वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा खुशबूदार है, क्या मैं इसे खा सकती हूँ? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लिंजी मुस्कुराते हुए कहता है, थोड़ा सब्र रखो, ये अभी गर्म है। मैंने इसमें कुछ खास मसाले और तुम्हारी रूह को मजबूत करने वाली जड़ी बूटियां डाली हैं। जैसे ही गोश्त पककर तैयार होता है, लिटिल ग्रीन उस पर टूट पड़ती है और बड़े मजे से खाने लगती है। वो खुश होकर कहती है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना लजीज खाना नहीं खाया। तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाते हो लिटिल लिंजी। अब मैं कभी वो कच्चा और खून वाला गोश्त नहीं खाऊंगी। लिंजी हंसते हुए कहता है, अपनी इमेज का तो कुछ ख्याल रखो, तुम एक खौफनाक जानवर हो। खाना खाने के बाद लिंजी सोचता है कि अब उसे जल्द से जल्द किसी महफूज जगह पर जाकर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लेवल को पार करना होगा, क्योंकि सीक्रेट रियलम से बाहर निकलते ही उस जालिम एल्डर चेन जियो का सामना करना पड़ेगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि किंगलिंग सेक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका होता है। ग्रीन बैम्बू पीक का मास्टर एल्डर चेन जियो अपनी जगह पर खड़ा कांप रहा होता है। उसके सामने उसकी बेटी और उसके खास डिसाइपल की लाइफ टैबलेट्स जो उनके जिंदा होने का सबूत होती हैं, टूटकर चकनाचूर हो चुकी होती हैं। चेन जियो गुस्से और दर्द से पागलों की तरह चीखने लगता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी बेटी, मेरा डिसाइपल, किसने हिम्मत की मेरी जान से अजीज बेटी को मारने की? मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। उसे अपनी किसी सीक्रेट जादुई ताकत से ये पता चल जाता है कि ये काम लिंजी का है। वो गुस्से से पागल होकर सीधा किंगडान पीक पर धावा बोल देता है। चेन जियो किंगडान पीक के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से चिल्लाता है, बूढ़े वू, ओल्ड वू, बाहर निकल, उस छोटे से बास्टर्ड लिंजी को मेरे हवाले कर दे। उसने मेरी बेटी को मारा है, आज मैं उसका खून पी जाऊंगा। किंगडान पीक का मास्टर ओल्ड वू बाहर आता है और बहुत ही सख्त लहजे में जवाब देता है, चेन जियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीक पर आकर हंगामा करने की? तुम कह रहे हो कि मेरे डिसाइपल ने तुम्हारी बेटी को मारा है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिलता, मैं अपने डिसाइपल को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करूंगा। दोनों एल्डर्स के बीच जबरदस्त बहस और तनातनी शुरू हो जाती है। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है, लेकिन ओल्ड वू किसी भी कीमत पर लिंजी को सौंपने के लिए तैयार नहीं होता। चेन जियो गुस्से से आग बबूला होते हुए वहां से जाता है और कसम खाता है, तुम उसे कब तक छुपाओगे? मैं खुद उसे ढूंढकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दूसरी तरफ लिंजी सीक्रेट रियलम से बहुत दूर एक घने और जहरीले जंगल में एक गुफा के अंदर मौजूद होता है। वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स और हेवनली ओरिजिन फ्रूट का इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की बहुत ही गहरी और खतरनाक प्रोसेस में डूबा होता है। वो जेड टैबलेट की मदद से आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी और उस जहरीले धुएं को अपने शरीर के अंदर खींचने लगता है। उसकी नसें ताकत से फूल जाती हैं और उसके शरीर से एक बहुत ही जबरदस्त और चमचमाती हुई रोशनी निकलने लगती है। 3 महीने की कड़ी मेहनत और भयानक दर्द सहने के बाद आखिरकार एक जोरदार धमाका होता है और लिंजी सीधा लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के मुकाम तक पहुंच जाता है। ये एक ऐसा लेवल था जिसे हासिल करने में आम कल्टीवेटर्स को कई दशक लग जाते थे, लेकिन लिंजी ने इसे कुछ ही महीनों में कर दिखाया था। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लिंजी अपनी नई ताकत का एहसास कर ही रहा होता है कि अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हवा में एक बहुत ही भारी और जानलेवा दबाव महसूस होने लगता है। एल्डर चेन जियो आखिरकार लिंजी को ढूंढ निकालता है। वो आसमान में उड़ते हुए लिंजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। चेन जियो के चेहरे पर शैतानी मुस्कान होती है और उसकी आंखों में खून सवार होता है। वो जोर से चिल्लाता है, तुम छोटे से कीड़े, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुमने मेरी बेटी को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। आज मैं तुम्हें इतनी भयानक मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। लिंजी बिल्कुल भी नहीं डरता। वो शान से सीना तानकर खड़ा होता है और ठंडी आवाज में कहता है, तुम आ ही गए बूढ़े कुत्ते, मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुमने मेरे गांव लुओफेंग के मासूम लोगों को बेरहमी से मारा था। आज मैं उन सब का इंतकाम तुमसे लूंगा। चेन जियो लिंजी की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। हा, तुम सिर्फ एक लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के कीड़े हो। तुम मुझे एक ग्रेट परफेक्शन लेवल के मास्टर को हराने की बात कर रहे हो। तुम्हारी ये जुर्रत मैं अभी खत्म करता हूँ। चेन जियो अपनी पूरी ताकत के साथ लिंजी पर एक बहुत ही खौफनाक जादुई हमला करता है। उसकी ताकत इतनी भयानक होती है कि आसपास के बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं और जमीन फटने लगती है, लेकिन लिंजी बड़ी तेजी से अपने जादुई पंखे एज्योर हेवन फेदर फैन का इस्तेमाल करके उस हमले को रोक लेता है। लिंजी की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा और इतनी शुद्ध होती है कि चेन जियो भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारे पास इतनी भारी ताकत कहाँ से आई? जरूर तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा जादुई खजाना है। चेन जियो लालच में आकर चिल्लाता है। लड़ाई बहुत ही भयंकर मोड़ ले लेती है। दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त जादुई हमले कर रहे होते हैं। आसमान में बिजलियां कड़क रही होती हैं और धमाकों से
पूरी जमीन हिल रही होती है। चेन जियो एक खौफनाक जादुई रूहानी झंडा सोल बैनर बाहर निकालता है, जिससे अनगिनत रोती चीखती हुई बुरी रूहें निकलकर लिंजी की तरफ झपटती हैं। लिंजी को एहसास होता है कि आम तरीकों से वो चेन जियो को नहीं हरा सकता। तभी लिंजी अपनी जेब से वो खास और जानलेवा गोल्डन कोर क्रिम्सन थंडर तावीज गोल्डन कोर क्रिम्सन थंडर तालिस्मान निकालता है, जो उसने जियांग यानर से लिया था। वो उस तावीज को आसमान की तरफ उछाल देता है और अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक देता है। अचानक आसमान का रंग खून की तरह लाल हो जाता है। बादलों को चीरती हुई एक बहुत ही विशाल और खौफनाक लाल रंग की आसमानी बिजली क्रिम्सन डिवाइन थंडर सीधे चेन जियो पर आकर गिरती है। चेन जियो उस बिजली की भयानक ताकत को देखकर खौफ से चीख पड़ता है, नहीं, ये तो कोर फॉर्मेशन लेवल का हमला है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो बिजली चेन जियो के सारे जादुई पर्दों को चीरती हुई उसके शरीर से टकराती है। एक जबरदस्त और बहरा कर देने वाला धमाका होता है। चेन जियो का शरीर बुरी तरह से जल जाता है और वो खून उगलते हुए जमीन पर आ गिरता है। लिंजी अपनी तलवार लेकर उसके करीब जाता है। चेन जियो मौत के खौफ से कांप रहा होता है। लिंजी उसकी गर्दन पर तलवार रखकर गुस्से से पूछता है, बताओ, तुमने मेरे गांव लुओफेंग को क्यों तबाह किया? तुम्हारी साजिश क्या थी? चेन जियो दर्द से कराहते हुए उगलने पर मजबूर हो जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा मौका छिपा है और उस मौके को खोलने की शर्त ये है कि वहाँ मौत की एनर्जी, डेथ एनर्जी, जिंदगी की एनर्जी, लाइफ एनर्जी से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए हमने वहाँ कत्लेआम मचाया था, ताकि वहाँ मौत का एक भारी साया छा जाए। ये सुनकर लिंजी का गुस्सा सारी हदें पार कर जाता है। तुमने सिर्फ एक लालच के लिए इतने बेगुनाह लोगों की जान ले ली, अब तुम भी उनके साथ नर्क में जाओ। लिंजी एक ही झटके में अपनी तलवार से चेन जियो का सिर धड़ से अलग कर देता है। लिंजी उसका सारा जादुई सामान, खासकर वो खौफनाक रूहानी झंडा सोल बैनर अपने कब्जे में कर लेता है। वो सोचता है कि ये झंडा उसके बहुत काम आ सकता है। चेन जियो को मौत के घाट उतारने के बाद लिंजी उस जहरीले जंगल में ही रुककर अपनी कल्टीवेशन को और मजबूत करने का फैसला करता है। वो उस जंगल के खौफनाक जहर मियास्मा और आसपास फैली हुई मौत की एनर्जी को लगातार अपने जेड टैबलेट में सोखने लगता है। 3 महीने की कड़ी और लगातार तपस्या के बाद लिंजी आखिरकार ग्रेट परफेक्शन ऑफ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के उस सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाता है।